जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सबसे पहले तो हम ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं। आपको खुशामदीद। सबसे पहले आप लोग एक काम करें, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं सबसे पहले अपने आप को म्यूट करें। मैं म्यूट ऑल नहीं कर रहा, सिर्फ CR और GR अपने आप को अनम्यूट रखें ताकि वो ड्यूरिंग लेक्चर भी अगर कोई बात करना चाहते हैं, किसी का कोई मसला बताना चाहते हैं तो वो ड्यूरिंग लेक्चर भी मुझे रोक के बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप लोग अगर म्यूट होंगे तो फिर बाकी लोगों का शोर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा सबको। तो मैं म्यूट ऑन नहीं कर रहा, सिर्फ CR और GR अपने आप को अनम्यूट रखें, बाकी म्यूट कर दें प्लीज़। और आप लोग ये जो ज्वाइन कर रहे हैं आप अपने नाम और रोल नंबर के साथ करें प्लीज़। ये एक कोई गैलेक्सी के नाम से आया है। अब मोबाइल की तो अटेंडेंस मैं नहीं मार्क करूँगा ना, लिस्ट जो आपकी क्लास की मेरे पास है उसमें किसी मोबाइल का नाम नहीं है, उसमें या तो आप लोगों के नाम हैं या रोल नंबर हैं। तो प्लीज़ अपने रोल नंबर और नाम के साथ ज्वाइन करें। हर क्लास में हम लोग इसी तरह से मैं 5 मिनट पहले आपको जो है वो लिंक सेंड कर दिया करूँगा, पासवर्ड सेंड कर दिया करूँगा। आप लोग फर्स्ट 5 मिनट्स में कोशिश करें सारे ज्वाइन कर लें। उसका हम स्क्रीनशॉट भी हमने लेना होता है, अटेंडेंस भी आपकी इसी बेसिस पे जो है वो मार्क होगी। तो हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मल अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया सर आपकी आवाज़ नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स से अभी जब मैंने स्टार्ट में पूछा है तो उनको मेरी आवाज़ आ रही थी। जिन जिन के कोई नेट का इशू होगा, अगर आपके सिग्नल वीक होंगे तो वहाँ पे मेरी आवाज़ का ज़रूर प्रॉब्लम हो सकता है। उसका आप लोग थोड़ा सा हल निकालें, किसी ऐसी जगह बैठें जहाँ पे सिग्नल सही आ रहे हों, अदरवाइज़ मेरी आवाज़ होपफुली आप तक ठीक आएगी। सर जी बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। सिर्फ मुझे CR ने सर ज्वाइन कर जी लिया, समझ ही नहीं आ रही। CR ज्वाइन कर चुका है फजल। सर आपकी आवाज़ समझ ही सर नहीं आ मुझे तो रही। आवाज़ सही आ रही है आपकी। फजल जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारी क्लास को, अगर उसको आवाज़ आ रही है तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि सारी क्लास को आ रही है। अगर किसी को नहीं आ रही तो मैं अगेन बताऊँगा कि आप अपने कनेक्शन को चेक करें, आपकी कनेक्टिविटी का इशू है, आपके सिग्नल्स का इशू है। CR को आवाज़ आ रही है तो इट मीन्स बाकियों को भी आनी चाहिए। तो कोशिश करें जहाँ पे आपके सिग्नल पूरे आ रहे हैं आप वहाँ पे बैठें, अपनी डिवाइस वहाँ पे कनेक्ट करें, या अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो मोबाइल अपना वहाँ ले जाएं जहाँ पे सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, उनको अप्रूव कर दें। ये मेरे पास जितने आ गए थे मैं सबको एडमिट कर चुका हूँ। अभी एक और वेटिंग में विक्रा आई है, मैंने उसको भी एडमिट कर दिया है। ठीक है सर। अनाया हाँ आई जी। है, उसको भी कर दिया। मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ जी, इसकी आप फिक्र ना करें, मैं एंड तक करता ठीक है रहूँगा। सर। लेकिन अटेंडेंस का हम देखेंगे। ये आप 7PUXNB, ये भी एक मोबाइल का नंबर आ रहा है। प्लीज़ अपने आप को आप अपने नाम और रोल नंबर के साथ शो करें, आपके मोबाइल की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। सवाए CR और GR के प्लीज़ अपने आप को म्यूट करते जाएं। ऑलमोस्ट हमारे पास 34 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं जी इस वक्त। दरवाजा बंद करें। दरवाजे बंद बाद में तो करवाएंगे, मेरे मेरी कमरे का बात सुन दरवाजा लें। बंद कर दो। नहीं मैं नहीं ठीक हूँ यार, जी मैं ठीक हूँ, मैं इधर बैठी हूँ, मेरी काम बंद कर दूंगा। पंखा चलाएं यार, अम्मा पंखा चला दो। अगर नहीं आपके मैं नहीं आ दरवाजे सकती। बंद हो गए हैं और पंखे चल गए हैं तो मैं अपनी बात स्टार्ट कर दूँ। जी, हमने जब हमारी यूनिवर्सिटी क्लोज हुई है उस वक्त तक हमने सिलेबस कुछ कवर किया था 13 मार्च तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई तो फिर हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको व्हाट्सएप पे लेक्चर्स भेजने स्टार्ट किए। तो उसके बाद फिर मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज किया और हम लोगों ने
आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो असाइन कर दी। असाइनमेंट्स इस तरह से थी कि आपका जो रिमेनिंग कोर्स था, जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके थे, उसके अलावा जो रह गया था वो कोर्स डिवाइड करके 2 असाइनमेंट्स में आपको दिया गया, ताकि आप लोग स्टडीज़ के साथ इन टच रहें और चीज़ों को समझ सकें, और आपकी असाइनमेंट्स जब हमारे पास आएँ तो उसकी बेसिस पे हम आपकी इवैल्यूएशन कर सकें कि आपने इस लॉकडाउन के दौरान आपने कुछ काम किया है, कुछ चीज़ों को समझा है, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की है। अब जब हमने दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं तो वही कोर्स, अब बाकी टीचर्स ने असाइनमेंट्स में क्या टॉपिक्स दिए हैं आई डोंट नो, मैंने आप लोगों को वही टॉपिक्स दिए थे जो हमारा सिलेबस रह गया था यूनिवर्सिटी क्लोज होने से पहले तक जो कवर कर चुके थे। उसके अलावा जो कोर्स आउटलाइन में हमारे कंटेंट्स थे उनको मैंने डिवाइड करके हाफ आपको असाइनमेंट नंबर 1 में असाइन कर दिया था और हाफ पोर्शन उसका असाइनमेंट नंबर 2 में, जो कि आज जिसकी लास्ट डेट है, जो आप अपलोड कर चुके होंगे या अभी कर रहे होंगे। अब वो जो कोर्स है सारा उसको हम पढ़ेंगे, उसको आप लोगों ने असाइनमेंट बनाते हुए जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है, आप लोग सीख चुके हैं, कुछ आपको नहीं समझ आया, जो कुछ भी है उसको हम जब लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे तो आप कुछ जगहों पे आपकी वो रिवीजन हो जाएगी, जो आपको आता है वो रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता वो होपफुली आपको समझ आ जाएगा। हर लेक्चर में हम इस तरह से किया करेंगे कि जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो फर्स्ट 5 मिनट्स में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमने चूँकि उनका वेट भी किया करना है पहले 5 मिनट, तो उसी दौरान में जो लास्ट लेक्चर होगा उससे रेलिवेंट आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नया लेक्चर स्टार्ट कर लिया करेंगे और लेक्चर के एंड पे हम 5 to 10 मिनट्स अगेन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, वो उस दिन के लेक्चर के रिलेटेड होगा। तो जिन लोगों को अगेन उसमें कोई समझ ना आए, बाद में भी उनके जहन में कोई क्वेश्चन रह जाए, तो वो अगले दिन जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके फर्स्ट 5 मिनट्स में वो फिर कोशिश करें कि फ़ौरन से वो ज्वाइन कर लें, पहले 5 मिनट के अंदर अंदर वो उस दौरान में अपनी क्यूरीज जो हैं उनको हम डील कर लेंगे, उसके बाद नया लेक्चर स्टार्ट कर लिया करेंगे। तो हम जहाँ से हमने छोड़ा था यूनिवर्सिटी क्लोज होने से पहले, उसमें हमने रिलायबिलिटी स्टार्ट कर दी थी। आपकी क्लास में रिलायबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट हो गया हुआ था। सिया थोड़ा सा मुझे बताएगा कि हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए थे, तो ज़रा बताइएगा फजल। हाँ जी, हमने रिलायबिलिटी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस कर लिए थे यूनिवर्सिटी क्लोज होने से पहले? हेलो, फजल आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपसे ये गिला है। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? मैं तो बोल रहा हूँ। जी जी, आप बताइएगा। जीआर अभी आपकी करंटली कौन है, नूरुल हुदा या अलीना है सर। इन्ना है पुराने वाली? अच्छा जी, अलीना बता दे। अलीना 12748 है वाली है। जी सर। जी अलीना, क्या कुछ हम कर चुके थे? सर हमने पढ़े थे टेस्ट टाइप पढ़ी थी और जी वो तो मुझे चैप्टर्स याद हैं जो कंप्लीट हो गए थे, टाइप्स हमने पढ़ ली थी हमने। इसे फर्स्ट असाइनमेंट में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी था। जी रिलायबिलिटी जी हमने सर, क्लास में जी, स्टार्ट कर दिया हुआ था जब यूनिवर्सिटी को। सर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से पढ़ना है, टाइप से जी स्टार्ट सर, करना है। जी टेस्ट और वो हम लास्ट असाइनमेंट में कवर भी किया था। नहीं कवर तो अब आप सारा जितना भी रिमेनिंग कोर्स है हमारा वो सारा ही कवर कर चुके हैं असाइनमेंट्स में, हमने वही अब। जी सर, टाइप कर चुके हैं, याद नहीं कर चुके। कोई बात नहीं, याद भी हो जाएगा, तो आप पढ़ते जी रहेंगे सर। बार बार।
जैसे तस्बीह करते हैं वैसे आप पढ़ें तो याद भी हो जाएगा। जी इंशाल्लाह सर। हाँ जी, टाइप्स मेरा ख्याल हमने क्लास में शुरू नहीं की थी, जो मैंने आपको ऑडियो भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें टाइप्स की बात हो गई थी, इनिशियल जी सर। कॉन्सेप्ट्स भी हो गए थे, टाइप्स भी हो गई थी। क्लास में अभी हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और इसके एरर वेरिएंस और ट्रू वेरिएंस की बात की। आप लोगों से ज़्यादा तो मैंने याद रख लिया, हालांकि आपको याद रखना चाहिए था कि हम क्लास में क्या कर चुके थे। उसके बाद हमने टाइप्स स्टार्ट करनी थी क्लास में। एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं जी। मैंने ये कुछ और लोग आए हैं, मैं इनको भी एडमिट कर लेता हूँ। फिज़ा रहमान, ज़ैनब आसिफ, हफ्सा, यास, इनको भी खुशामदीद। अच्छा, 38 के करीब पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। फजल इतने ही होते हैं नॉर्मली सारी क्लासेस में या ज़्यादा लोग ले रहे हैं सर क्लासेस? नहीं, सर इससे आज ज्यादा ज्यादा है, भी वैसे होते हैं। इतने नहीं होते। आती हैं सर। कितने होते हैं? सर वहाँ पे 28 30 ज्यादा से ज्यादा 32 हुए हैं अभी तक तो। फिर मेरे पास तो ज़्यादा आ गए। टोटल नहीं तो सर, वो 45 है सर। इस टाइम सब उठ जाते हैं ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सो के उठने का जी टाइम सर। 11 बजे है। जी चलिए सर, ठीक है। जी सर, 8 बजे वाली क्लास में कम लोग पहुंच पाते हैं। 8 बजे भी आएगी, कल हमारी 8 बजे क्लास होगी, उसमें भी देख लेंगे। ओके जी, तो अब हम रिलायबिलिटी के इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फिर थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हम क्लास में इसको डिस्कस भी कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है, 13 मार्च से पहले की बात है, तो उसको हम हरिडली जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। और अगली क्लास में फिर हम टाइप्स पढ़ना शुरू करेंगे रिलायबिलिटी की, जिसमें हम टेस्ट प्री टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, तो वो फिर हम डिटेल में उनको जो है उस पर लेक्चर हो जाएगा। रिलायबिलिटी आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि हम किसी भी टेस्ट टूल इंस्ट्रूमेंट की मैयर की रिलायबिलिटी चेक क्यों करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी आप लोगों को कि हम जैसे बेसिक साइंसेज में, हम नेचुरल साइंसेज में या मेडिकल साइंसेज में जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे टूल्स मैयर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हर साइंटिस्ट ये सोचता है कि जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है, उससे आने वाले रिजल्ट्स पे रिलाई किया जा सके। वो टूल इस काबिल हो कि उसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक कंसिडर की जा सके। आप अगर थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और आपका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा, आप एक ही कंडीशन में बैठे हुए हैं और 4-5 मिनट के अंदर अंदर आप 2-3 दफ़ा अपना टेम्परेचर चेक करें और वो थर्मामीटर आपको एक दफ़ा टेम्परेचर 104 बताए, दूसरी दफ़ा 102 बताए, तीसरी दफ़ा 105 बताए, तो इट मीन्स कि वो इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, वो आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहा, आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। तो ये जो एतबारियत होती है, इसको हमें जो है वो इंश्योर करना होता है किसी भी टेस्ट के हवाले से कि इससे हासिल होने वाले रिजल्ट पे हम एतबार भी कर सकते हैं या नहीं। तो हम हर अपना जो साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप करते हैं, जिसको हम टूल भी कहते हैं, हम मैयर भी कहते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, हर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट या मैयर जो होता है वो क्वेश्चनर की फॉर्म में हो, वो रेटिंग स्केल की फॉर्म में हो, वो सर्वे की फॉर्म में हो, वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की फॉर्म में हो, हम उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़रूर इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम उसको पब्लिक करते हैं और आम प्रैक्टिशनर्स के लिए या आम पॉपुलेशन के लिए यूज़ करने के लिए उसको पब्लिश करते हैं। तो रिलायबिलिटी बेसिकली जो हम इस्टेब्लिश करते हैं, उसके मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। वो होती क्या है रिलायबिलिटी, और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस करने हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने हैंडआउट्स दिए थे वो आपके पास मौजूद होंगे सबके पास। अगर अभी किसी के पास हैंडआउट्स नहीं हैं तो वो ये स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं। फजल या अलीना मुझे बताइएगा आपको हैंडआउट्स नज़र आना शुरू हो गए स्क्रीन शेयर पे? तो आ रहे हैं ना सर, जी वर्ड सर हो गए। फाइल। जी, तो अभी आप रिलायबिलिटी की डेफिनेशन अगर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो
व्हाट इज रिलायबिलिटी? इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अगर आपको रिलायबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं आती, कुछ भी नहीं पता कि ये क्या होती है क्या नहीं होती, तो ये जो दो वर्ड्स हैं कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, अगर आप ये दो वर्ड्स बोल देंगे तो आपकी 70% कॉन्सेप्ट रिलायबिलिटी का इसमें कवर हो जाएगा। 70%। इसको 100% भी कह सकते हैं अगर आप एक आध वर्ड इसके साथ और अटैच कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। कंसिस्टेंसी कब होगी? obtained by the same person when they are re-examined with the same test on different occasions। कि आपने एक दफ़ा अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स पे एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया है तो अगेन उन्हीं पार्टिसिपेंट्स पे वो टेस्ट सेकंड टाइम एडमिनिस्टर करें, उनको री एग्जामिन करें, उससे जाहिर है वो फिर डिफरेंट ओकेजन पे होगा, उसमें गैप कितना होगा वो आगे जाके जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसकी बात कर लेंगे। तो वो जो डिफरेंट ओकेजन्स पे आपने उसको टेस्ट किया, टू सेट्स ऑफ स्कोर्स जो हैं उनमें कंसिस्टेंसी कितनी है, वो किस हद तक एक जैसे हैं, दैट इज रिलायबिलिटी। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? और विद डिफरेंट टेस्ट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स, या फिर ये हो सकता है कि दो डिफरेंट टेस्ट लेकिन डिफरेंट किस तरह के हों कि एक जैसी आइटम्स के साथ, ऑलमोस्ट मिलती जुलती आइटम्स के साथ वो टेस्ट हों, तो उनमें कितनी कंसिस्टेंसी है। और अदर वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशंस जो हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वो जो वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशंस हैं वो भी आपको वाज़ेह हो जाएंगी कि किस किस तरह की और कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे हम कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो बेसिकली रिलायबिलिटी क्या है जी? हम कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को चेक करते हैं कि एक टेस्ट पे जब आपके स्कोर्स आपने लिए हैं, एक खास सैंपल ने, कुछ लोगों ने या एक पार्टिसिपेंट ने, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस टेस्ट को उसी पे एडमिनिस्टर करते हैं तो वो सेम रिजल्ट्स दे, अनटिल अनलेस कि आपने दरमियान में कोई इंटरवेंशन ना दी हो। जैसे आप टेम्परेचर चेक करते हैं, अगेन मैं वो एग्जांपल दूंगा कि आपने टेम्परेचर चेक किया और वो टेम्परेचर 102 आया, उसके बाद आपने पैनाडोल की 2 टेबलेट्स खिला दी हैं पेशेंट को और फिर आप आधे घंटे बाद दोबारा टेम्परेचर चेक करें, तो अब आप अज्यूम नहीं कर सकते कि उसका अगेन 104 ही आएगा। अब उसका बुखार उतरना चाहिए, अब उसको 101, 100, 102 यहाँ तक टेम्परेचर आना चाहिए, पहले की निस्बत उसमें फ़र्क आना चाहिए। तो फिर अगर वो डिफरेंस देता है थर्मामीटर तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये रिलायबल नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने दरमियान में इंटरवेंशन दी है और उसका इफेक्ट क्या आना था। अब अगर वो उसका बुखार ठीक हो गया है, उतर गया है, उसको पसीना भी आया है और आपको यकीन है कि बुखार उतर जाना चाहिए, इवन देन वो टेम्परेचर 104 ही बताई जाए, तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी जो नज़र आ रही है कि कंसिस्टेंट है, पहले भी इतना ही था अब भी इतना ही है, फिर वो कंसिस्टेंसी उसकी रिलायबिलिटी कंसीडर नहीं होगी। कंसिस्टेंसी उसी वक्त रिलायबिलिटी कंसीडर होगी जब उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जब आपने दरमियान में कोई इंटरवेंशन दे दी और अब रिजल्ट को कंसिस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तो फिर कंसिस्टेंट ना रहना रिलायबिलिटी होगी। तो आप जब रिलायबिलिटी चेक करते हैं किसी भी टेस्ट की, इंस्ट्रूमेंट की, तो आप एक्सप्लेनेशन में अगर देखें तो हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं कि आप जैसे थर्मामीटर यूज़ करते हुए, बीपी ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए भी आप हर दफ़ा 100% आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट नहीं मिलते, थोड़ी सी वेरिएशन ज़रूर आती है। वो या तो आपके चेक करने में फ़र्क हो सकता है या इंसान जिसको आप चेक कर रहे हैं उसकी कंडीशन में फ़र्क हो सकता है। इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जब आप उसकी रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं या आपने इस्टेब्लिश कर ली है और उसके बाद आप उसको 2 जगहों पे, 2 मौक़ों पे, मुख्तलिफ लोगों पे, उन्हीं लोगों पे उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो 100% सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता क्योंकि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, इंसानों में वेरिएशंस आती हैं। आपका मूड टाइम टू टाइम चेंज होता है, आपकी मोटिवेशन चेंज होती है, आपका टेम्परामेंट उसमें थोड़े बहुत जो है वो फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो आपके 100% तो हम कभी भी नहीं अज्यूम करते कि रिजल्ट सेम आएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी 100% होगी। हम ये अज्यूम करते हैं कि वो मोस्टली कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसमें जो चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं आ रही, जो वेरिएशंस आ रही हैं, उसको हम ये कहते हैं कि ये ड्यू टू चांस एरर्स हो सकती हैं।
जो आपके चांसेस ऑफ एरर हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं जो मेजर कर रहे हैं और जिनको असेस किया जा रहा है वो भी इंसान हैं, तो चांसेस ऑफ एरर वुड बी देयर, हमें उनको कंसीडर करना चाहिए। ये चांसेस ऑफ एरर जो हैं, ये पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ एरर जो है, इसको हमने एक्सक्लूड करना होता है, उसकी हमने एक लिमिट रखी हुई है। आपने रिसर्च में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आपको रिजल्ट्स आपके जो हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए। आप 0.05 लेवल तक जो है वो सिग्निफिकेंस देखते हैं, उससे ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर आपके स्टडी में या आपकी फाइंडिंग्स में नहीं आने चाहिए, अदरवाइज आप उसको, उसके रिजल्ट्स को आप कोई अहमियत नहीं देते। इसी तरह से हम रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते हुए भी चांसेस ऑफ एरर के लिए यही कहेंगे कि वो 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो, मींस कि 5% से कम चांसेस ऑफ एरर हो, तो हम उनको चांसेस ऑफ एरर के नाम से ही कहेंगे, याद करेंगे। अदरवाइज हम उनको एरर वेरिएंस के नाम से जानेंगे। एरर वेरिएंस और ट्रू वेरिएंस को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसको हम किस तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं। आप अगर एरर वेरिएंस को देखें तो इसमें आपको एक क्लासिकल एग्जांपल आपके समझने के लिए बड़ी क्लियर कर दी गई है कि अगर आप सपोज आपने एक पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मेजर करने वाला टेस्ट डेवलप किया है और आपको ये पता है कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स आर रिलेटिवली परमानेंट एंड्योरिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, ये बार बार और यकदम चेंज नहीं होते, थोड़ी सी इंटरवेंशन के साथ चंद दिनों में आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स चेंज नहीं हो जाती, तो अब वो टेस्ट जो आपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मेजर करने के लिए डेवलप किया है, वो एक दफ़ा एडमिनिस्टर करने के बाद जब सेकंड टाइम आप चाहे 1 महीने बाद ही एडमिनिस्टर करें, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। थोड़ी जो चांसेस ऑफ एरर हैं उसके अलावा मेजर वेरिएशन उसमें नहीं नज़र आनी चाहिए। अगर उसमें मेजर वेरिएशंस नज़र आती हैं तो वो एरर वेरिएंस होगा। वो मेजर वेरिएशंस कैसे हैं? अगर आपने उसके 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स जो आपने लिए, आपने एक दफ़ा एडमिनिस्टर किया, आपके पास सेट ऑफ स्कोर्स आ गया, और फिर आपने एडमिनिस्टर किया और सेकंड सेट ऑफ स्कोर्स आ गया, दोनों को कोरिलेट किया और आपने सिग्निफिकेंस लेवल देखा तो वो 0.05 लेवल से ज़्यादा था, तो इसका मतलब वो इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपकी आई। अब ये जो इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, इसमें जो वेरिएंस इतना ज़्यादा आ रहा है, वो 5% से भी ज़्यादा वेरी कर रहा है एरर, तो वो आपका एरर वेरिएंस है। वो जो वेरिएंस आया वो एरर की वजह से आया। वो एरर अब हमने ढूंढना होता है, उसके मेथड्स हैं, वो फिर हम आइटम एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें जाके देखेंगे कि हम आइटम्स को कैसे फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि इस एरर को अब कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो देखते ही फ्लक्चुएशंस हैं, उसके लिए एक एग्जांपल दी गई है कि आपने मूड फ्लक्चुएशंस को चेक करने के लिए एक टेस्ट डेवलप किया है। अब मूड फ्लक्चुएशंस जो हैं वो हर इंसान में होती हैं। आपका अभी आप सारे के सारे प्लेजेंट मूड में मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और आप में से 2-3 लोगों को अभी मैं अच्छा खासा डांट डपट कर दूं, तो आप उन लोगों का मूड जो है वो फौरन से इरिटेबल हो सकता है, उनका मूड अनप्लेजेंट हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, वो डिप्रेस्ड मूड में जा सकते हैं। तो ये मूड फ्लक्चुएशंस जो हैं ये हर इंसान के साथ होती हैं और हमारा मूड टाइम टू टाइम और विद इन सेकेंड्स चेंज होता है। आपने जो टेस्ट डेवलप किया वो भी मूड फ्लक्चुएशंस को चेक करने के लिए बनाया है, तो उसको जब आप एडमिनिस्टर करेंगे सेकंड टाइम और उसमें कोई वेरिएंस आएगा, तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू वेरिएंस है, क्योंकि ये चेक ही वेरिएशन को कर रहा था। अगर उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट आता है तो वो फिर रिलायबिलिटी नहीं कंसिडर होगी। जब हम परमानेंट ट्रेड्स की या ऐसी ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी चेंज नहीं होते, वहाँ पे कंसिस्टेंसी होना रिलायबिलिटी है, और जहाँ पे फ्लक्चुएशंस चेक हो रही हैं वहाँ पे फ्लक्चुएशंस टैप होना रिलायबिलिटी है। अगर वो सेम रिजल्ट देता रहे, फ्लक्चुएशन चेक करने वाला रिजल्ट भी, तो इसका मतलब उसने फ्लक्चुएशंस को टैप ही नहीं किया, तो वो फिर हमारे लिए जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ट्रू वेरिएंस है, वो एरर वेरिएंस नहीं है। एरर वेरिएंस कब होगा? जब उसको चेंज शो नहीं करना चाहिए था।
उसके बाद है जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको जो है वो आप लोगों ने रिसर्च में ये कॉन्सेप्ट देखे होंगे, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी देखा होगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट और आपका जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है। जब आपके पास सिंपली दो वेरिएबल्स हैं और या दो सेट्स ऑफ स्कोर्स हैं तो उनको आपस में आप रिलेशनशिप चेक करते हैं थ्रू SPSS, तो जो आपके पास आंसर आता है, आउटपुट आती है, वो कोएफिशिएंट कहलाती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आप उसी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को जब हासिल करते हैं फॉर द सेक ऑफ रिलायबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट तो आप उसको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कह देते हैं। कोई और डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस, सेम काम है। जब आप सिंपली रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का या टू सेट्स ऑफ स्कोर्स का देख रहे हैं तो आने वाला आउटपुट जो कोएफिशिएंट आपके पास आंसर आएगा उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहेंगे। जैसे हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से नॉर्मली ये करते हैं तो आप उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहेंगे। और यही काम अगर रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे थे तो फिर उसको रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कह देते हैं। सिग्निफिकेंस के कॉन्सेप्ट हम उस वक्त क्लास में भी डिस्कस एक दफ़ा हम कर चुके थे, तो इसको एक दफ़ा आप फिर देख लें। हमारे लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, ये जूम ने अभी बताया है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इसको ख़त्म करें, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके इसी क्वेश्चन पे हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आपकी 3 लेवल्स पे होती है। मिनिमम लेवल हमारे पास 0.05 होता है। 0.05 का मतलब कि 5% चांसेस ऑफ एरर, यहाँ तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 0.01 उससे बेहतर लेवल है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1% या उससे कम चांसेस ऑफ एरर हैं। और 0.001 का मतलब ये है कि सिर्फ 0.01% आपके चांसेस ऑफ एरर मौजूद हैं। आपने जो जितने भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस किए होंगे अभी तक, उसमें आपको जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल मिलता है, वो नॉर्मली 0.05 पे सेट हुआ होता है और उसके लिए 1 स्टेरिक से उसको डिनोट किया जाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आप इंटर कोरिलेशंस चेक करते हैं तो अमूमन जो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू होती है उसके ऊपर स्टेरिक बने हुए नजर आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये किस लेवल पे सिग्निफिकेंट है। अगर उस पर 2 स्टेरिक बने होंगे तो वो 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट होगा, 3 स्टेरिक होंगे तो वो 0.001 लेवल पे सिग्निफिकेंट होगा, और एटलीस्ट 1 स्टेरिक हमें जरूर नजर आना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल तक जो कि 0.05 है, यानी कि 5% तक चांसेस ऑफ एरर, या दूसरे लफ्जों में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ये रिजल्ट्स हैं, तो वो हमें नजर आना चाहिए, वो हमारे लिए ऑथेंटिक होता है। उसके बाद ये कुछ जनरल मॉडल ऑफ रिलायबिलिटी, ये आपको जो हैंडआउट्स मैंने दिए थे उसमें ये फार्मूलाज मैंने नहीं दिए थे क्योंकि आप तो ये मैनुअली, चूँकि आप ये काम हम नहीं करते, अब SPSS खुद ही ये सारा कुछ हमें करके दे देता है विदाउट एनी एफर्ट। पहले हम मैनुअली ये करते थे, तो इस तरह से ये फार्मूला लगा के हम स्टैंडर्ड एरर और ट्रू एरर, एस्टिमेटेड एरर्स ये ड्रॉ करते होते थे। अब ये SPSS हमें खुद ही सिग्निफिकेंस के फॉर्म में बता देता है। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। हमारे पास लास्ट 7 मिनट्स रह गए हैं सेशन एक्सपायर होने में। हमारी ये जूम की लिमिटेशन है कि 40 मिनट की क्लास इसमें होती है, तो इसी में हमें ये सारा जो है वो कवर अप करना होगा। अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस करना हो आज के लेक्चर के हवाले से, या ओवरऑल जनरली भी कुछ आप चुनते फर्स्ट टाइम बैठे हैं तो आप लोग जो भी डिस्कस करना चाहें। जी कोई बात? सर ट्रू एरर क्या होता है, एक दफा दोबारा बता दूं। ट्रू वेरिएंस वो वेरिएंस है जब आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो
तो आपको ये नज़र आए कि वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, टू सेट्स ऑफ स्कोर्स का जो कोरिलेशन वैल्यू है वो बहुत वीक है, कोरिलेशन 0.2 या 0.3 या 0.4 पे आ रहा है। कोरिलेशन आपको पता है -1 से +1 के दरमियान में होता है। 0.7 एंड अबव स्ट्रॉन्ग गिना जाता है। 0.5 जो है उसको भी समटाइम्स हम अच्छे कैटेगरी में रखते हैं, उससे कम को हम वीक में फिर शुमार करते हैं। अब वीक कोरिलेशन है और सिग्निफिकेंट भी नहीं है, तब वहाँ पे जो एरर्स हैं वो आपने देखने हैं कि किस वजह से हैं। अगर आपके वो एरर्स उस टेस्ट पे आ रहे हैं जो कि ऐसी एट्रीब्यूट्स और ऐसी ट्रेड्स मेजर कर रहा था जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, और ना ही आपने कोई इंटरवेंशन दी है दरमियान में दो टेस्टिंग सिचुएशंस के दरमियान में, तो फिर अगर उसमें वो एरर आ रहा है और वो 5% से ज़्यादा एरर आ रहे हैं तो वो एरर वेरिएंस होगा कि जो स्कोर्स ने वेरी किया वो किसी एरर की वजह से किया। अगर आपने कोई इंटरवेंशन दी दरमियान में, आपने डिप्रेशन मेजर किया और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी, उसके बाद फिर टेस्ट किया, तो अब वेरिएंस तो आएगा ना। अब रिजल्ट वो टेस्ट सेम नहीं देगा। दरमियान में आपने एक ऐसी मेडिसिन दी है जिससे डिप्रेशन खत्म होता है, तो अब जो वेरिएंस आएगा वो एरर वेरिएंस नहीं है, दैट इज ट्रू वेरिएंस। उसको हम ये नहीं कहते कि इसकी वजह से रिलायबिलिटी खराब हुई है। वो जो ट्रू वेरिएंस है उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। मसलन आपने डिप्रेशन कम करने की मेडिसिन दी है, तो अब आपका टेस्ट यही बताए कि डिप्रेशन कम हुआ है। अगर उसने डिप्रेशन ज़्यादा बता दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन चूंकि उल्टी हो गई, तो फिर उसके अंदर चेंज आना अगेन एरर वेरिएंस होगी। अगर उसी डायरेक्शन में चेंज जिसमें आनी चाहिए थी उसी डायरेक्शन में आई है तो फिर वेरिएंस हो गया, तो चेंज आ गई, वो कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन हम उसको एरर नहीं कंसीडर करेंगे, वो ट्रू वेरिएंस है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं। क्लियर हुआ जी? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? इस लास्ट 4 सर मिनट्स। ये सारी टर्म्स ट्रू एरर वेरिएंस, ये सारी टर्म्स थोड़ी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है? ये सर थोड़ी कंफ्यूजिंग है, सारी एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं। ओवरलैपिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग है। वो स्टार्ट में हमें कंफ्यूजिंग लगता है, ये ओवरलैपिंग नहीं है, बड़ी क्लियर कट इसमें बाउंड्रीज हैं। एरर वेरिएंस क्या है, ट्रू वेरिएंस क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, और ये टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट्स हमें पता इसलिए होने चाहिए कि जब हम ये टाइप्स इसकी पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये टर्म्स हमें पता होंगी, तो इनसे हम इनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट राइटिंग कर सकेंगे। हम बता सकेंगे कि इसमें ये एरर आ रहा है, एरर वेरिएंस कितना है, इसमें स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है, इसको इस लेवल पे सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो तो आपको रिसर्च में भी ज़रूरत पड़ती है ना। डाटा एनालिसिस करने के बाद आप लिखते हैं जी रिजल्ट हमारे सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं है, सिग्निफिकेंट हैं तो किस लेवल पे हैं वो आपको लिखना होता है। तो ये टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट्स हमें पता होंगे तो फिर ही हम इनको एक्सप्लेन कर सकेंगे, और जहाँ पे जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए उस तरह से कर सकेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये स्टार्ट में इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिकली जब काम करें तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल ना पैदा करें। ठीक है सर, थैंक यू जी, एनीथिंग एल्स? और कि किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई मशवरा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। जी वसाम, आप क्लास ये इतनी लंबी डॉक्टर आबिया की क्लास लेते जा रहे थे? सर क्या कहा आपने, समझ नहीं आई। कह रहे थे डॉक्टर आबिया अभी तक क्लास ले रही हैं? सर वो तकरीबन 10:50 तक चली है, 55 तक स्टार्ट हुई थी। बहरहाल आपको जो है वो मैं 5 मिनट पहले लिंक सेंड कर दिया करूँगा। जैसे अगर 11 बजे क्लास है तो 10:55 तक मैं लिंक सेंड कर दूँगा। उसके बाद आप एग्जैक्ट 11 बजे मैं लोगों को ऐड करना शुरू कर दूँगा, 5 मिनट तक ऐड कर देंगे, उसके बाद हम अपनी जो है वो क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। उसमें ज़्यादा टाइम हम जो है वो वेट नहीं कर सकते क्योंकि टोटल 40 मिनट्स हैं हमारे पास,
और इसी 40 मिनट्स में हमने जो है वो पिछले क्लास के क्वेश्चन भी हैंडल करने हैं, अगली क्लास भी, और उसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, तो ये ताकि कंप्लीट हो सके। कभी भी टाइम से पहले नहीं शुरू करूँगा। मैंने आज भी आपको लिंक सेंड कर दिया था, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वेटिंग में जा रहे थे। मैंने उनको ऐड एग्जैक्ट 11 बजे किया है, उससे पहले नहीं किया ताकि सेशन ना स्टार्ट हो। जब हम ऐड करना शुरू कर देते हैं, 3 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, तो फिर ये जूम जो है वो कैलकुलेशन शुरू कर देता है मिनट्स की। सर ये जो जी 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 कायनात, कुछ बोलना सर ये चाह जो कोरिलेशन को सर ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है और रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपने बताया सर, ये समझ नहीं आई, दोबारा क्लियर कीजिएगा। आपने कहा कि इसमें सेम चीज है, कुछ सेम है। मैंने ये बताया कि जब टर्म आप में यूज किया जाता है, रिलायबिलिटी तो जब आप रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कोरिलेशन देखेंगे, तो उसी कोरिलेशन को रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कह देंगे। बस टर्म का फर्क है, मेथड सेम है, सारा कुछ सेम। ये वर्ड आपको लिखा नजर आएगा रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, तो वो होता असल में कोरिलेशन कोएफिशिएंट।